हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका बोथ का लेक्चर है। तो हमारा बोथ का थर्ड चैप्टर चल रहा है, तो जिसमें हम स्टडी कर रहे थे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। और उन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक से हमारे पास कुछ टर्म्स निकल कर आती हैं जिसको आज हम स्टडी करेंगे। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो टर्म्स है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हाइपरबॉलिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और ये सारे प्रोसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जब आपने कोई भी इंजन की कंस्ट्रक्शन करनी है, वर्किंग देखनी है उसकी, तो उसके लिए ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब क्या है भी हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ये बीकर है, मतलब एक जार है, जार में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो जब हम हीट एनर्जी देंगे वाटर को, तो वाटर क्या होगा, बॉयल होगा, उसमें से स्टीम निकलेगी। लेकिन हमारा जो जार है, हमारा जो ये एरिया, ये क्लोज्ड है, मतलब उसमें से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। तो जो हीट एनर्जी स्टीम प्रोड्यूस करेगी वो कांस्टेंट रह जाएगी, उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर मूवेबल बाउंड्री होती हमारे पास अप एंड डाउन, जैसे पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, तो हम बोल सकते थे भी हमारे पास कुछ काम हो रहा है। तो जैसे आप स्टडी कर रहे हो, द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट द डिस्प्लेसमेंट वर्क इज एलिमिनेटेड। तो हमने काम को एलिमिनेट कर दिया। द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज रिजिड बट पैडल वे मे बी देयर। बट लेकिन काम हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, लेकिन हमने वर्क को एलिमिनेट कर दिया। जैसे जो आपके पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऊपर को, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले है Q12 माइनस W12 इज इक्वल टू U2 माइनस U1। Q12 में क्या है, हीट एनर्जी, W12 क्या है, वर्क डन, 1 से लेकर 2 प्रोसेस तक, और U क्या है, हमारी इंटरनल एनर्जी। आपने लास्ट में स्टडी किया है, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो हमारे पास वॉल्यूम ज़ीरो है, ये देखो आप, डी वी को हम ज़ीरो बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम जीरो है तो पी डी वी क्या हो गया, फिर जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, Q12 इज इक्वल टू U2 माइनस U1। मतलब हमारी जो हीट एनर्जी है वो इक्वल रह गई है इंटरनल एनर्जी के। तो ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द हीट एनर्जी, हीट ट्रांसफर एनर्जी इक्वल्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। तो हमारे पास फार्मूला आ गया Q12 इज इक्वल टू MC V। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और T2 माइनस T1। तो आपका फार्मूला आ गया जी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। तो नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। हमारे पास सेम डायग्राम है लेकिन बाउंड्री मूवेबल है। जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वाटर को, तो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होगी, और स्टीम ऊपर को जाएगी, तो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू गे लूजेस लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कुछ काम भी हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम मूवेबल हो रही है अप एंड डाउन। जैसे पिस्टन में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर की वजह से, और हमारी गाड़ी जो काम करने लगती है, हमारे पास वर्क निकल कर आता है। तो उसी तरह जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसमें हम वर्क डन जीरो नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास वर्क है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो, इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट hydrostatic pressure at its boundaries. The fluid is free to expand and change in system boundary cause displacement work against the constant pressure due to weight W। तो हमारे पास जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में वर्क आता है इस सिस्टम से निकल कर आता है। तो ये हमारी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। प्रेशर कांस्टेंट है 1 से लेकर 2 तक, हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो फिर हमारा वर्क डन क्या है इसमें, पी डी वी 1 से लेकर 2 प्रोसेस तक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने नोट किया यहाँ पर। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डी यू, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, डी वी वॉल्यूम है हमारे पास जो चेंज हो रही है। तो हमने थोड़ा सा सॉल्व किया ऐसे और डी को कॉमन ले लिया, यू प्लस पी वी आ गया हमारे पास।
तो हमने पढ़ा था एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, लास्ट में। तो एंथैल्पी क्या होती है? टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन बॉडी। तो ये एंथैल्पी का फार्मूला होता है हमारे पास H=U + PV, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम प्लस इंटरनल एनर्जी। तो हमने यहाँ पर डेल्टा क्यू को एंथैल्पी के इक्वल कर दिया, ऑटोमेटिक इक्वल आ गया, ठीक है, अगर हम डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल है? mCp/dt। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या था? mCv/dt था, तो यहाँ पर क्या है? mCp/dt, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो हम कह सकते हैं जो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर है इज इक्वल है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। जितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, जितनी उसकी टोटल एनर्जी चेंज हो रही है, उसके इक्वल है जितनी हमारी हीट एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबॉलिक प्रोसेस। जो हमारा हाइपरबॉलिक प्रोसेस है वो हमारे बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। हाइपरबॉलिक प्रोसेस में क्या है? हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, डायग्राम में देख रहे हो आप। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को कांस्टेंट कर दिया और धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरबॉलिक प्रोसेस। और ये प्रोसेस अक्सर ही होता है जब हम कोई भी इंजन हमारा काम करता है तो वो हाइपरबॉलिकली काम करेगा, तो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उसका और टेम्परेचर चेंज होता रहेगा और हमारे पास वर्क डन आता रहेगा। तो इसमें क्या है? द प्रोसेस इन विच गैस इज हीटेड और एक्सपैंड इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, नोन एज हाइपरबॉलिक प्रोसेस। और एप्लीकेशन है ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की आगे हम डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस जो हाइपरबॉलिक प्रोसेस से ही निकल कर आया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। द सिस्टम हैज़ मूवेबल बाउंड्री। सिस्टम की जो बाउंड्री मूवेबल है, जैसे हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। देयर फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज़ प्रेजेंट, मतलब काम हो रहा है। अगर बाउंड्री मूवेबल है, हम हीट एनर्जी देंगे, मूव अप को होगा पिस्टन तो काम होगा। बट द सिस्टम टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बाय द कंटैक्ट ऑफ सिस्टम विद कांस्टेंट टेम्परेचर रेजर्वायर। लेकिन आइसोथर्मल में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, हमने काम भी निकालना है और हमारा टेम्परेचर भी जो है कांस्टेंट है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन द वॉल्यूम विल इंक्रीज टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा? मतलब आप किसी बॉडी को टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब पानी को बॉयल कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे लास्ट डायग्राम ही हम देखें। तो जब आप वाटर को हीट दे रहे हो, वो बॉयल हो रहा है, तो उसमें जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है इंस्टेंटली उतना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो सेम वॉल्यूम चेंज होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज तो हो रहा है 10 से 20 डिग्री, 20 से 30, 30 से 40 तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है, तो उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसके कंपैरेटिवली हम वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हैं। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब वो महसूस नहीं होने देता इसे भी जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जो हमारा इंजन है गाड़ी का, वो आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर काम करता है। अगर तो टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट कर दें, हीट एनर्जी दें ही ना, आग जलेगी तो हीट तो निकलेगी, ठीक है, हीट निकलेगी उसमें टेम्परेचर है, फिर आग ही नहीं जलेगी तो काम कैसे होगा? समझाई बात? उसी तरह जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो रहा है, उसके कंपैरेटिवली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर को इग्नोर कर रहा है, मतलब कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है। तो हम इसे बोल देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो प्रोसेस हमें इस डायग्राम में शो किया गया है, ये देखो, ये हमारी हाइपरबॉलिक की डायग्राम है। प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, ठीक है। तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा क्यू इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू। डी यू क्या है हमारा? mCv/dt। dt हमारा ज़ीरो है, टेम्परेचर तो ज़ीरो कांस्टेंट है, तो डी यू हमारा ज़ीरो हो गया। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब जितनी हीट एनर्जी दी उतना वर्क डन आ रहा है हमारे पास। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी 1 से लेकर 2 प्रोसेस तक। तो जब हमने इंटीग्रेशन की पी डी वी, तो हमारे पास आ गया पी वी डी वी अपॉन वी, ठीक है। तो जो हमारा क्यू था उसकी इंटीग्रेशन की पी वी लॉग ई, हमारे पास लॉग टर्म आ गई जब हमारे पास
अपोन में कोई टर्म हो तो मैथमेटिकल का फार्मूला है ये, तो हम उसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 2 प्रोसेस था, P1 V1 log E V2 अपॉन V1। तो हमारे पास आ गया फिर MRT, PV को हमने लिख दिया MRT, PV इज इक्वल टू MRT के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये उसका फार्मूला आ गया। हैंस हीट सप्लाई ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू नॉन फ्लो वर्क ड्यूरिंग दी प्रोसेस। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आप सेकंड पॉइंट समझो पहले, ए प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव नॉर गिव आउट हीट टू इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, कोई भी सिस्टम है ना तो हीट रिसीव कर रहा है ना छोड़ रहा है सराउंडिंग में, मतलब वेस्टेज जीरो है, 100% एफिशिएंसी है। हमारा इंजन है उसमें से धुआं नहीं निकल रहा, तो वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन कोई भी इंजन ऐसा आज तक बना नहीं है जो एडियाबैटिक के ऊपर काम करे। एडियाबैटिक में क्या है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है। ठीक है, मतलब जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसने उतना ही अपना काम कर दिया, और जितना उसने काम कर दिया अपना, ठीक है, तो वो कांस्टेंट है। मतलब मान लो 5% हीट एनर्जी ने काम किया और 5 आगे से और आगे वो 5 ने काम कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे कांस्टेंटली काम करती रहेगी। हीट एनर्जी तो है, ऐसा नहीं भी हीट एनर्जी के बिना काम हो जाएगा, हीट एनर्जी है लेकिन वो कांस्टेंटली अपना काम कर रही है, और पूरे की पूरी हीट एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें से कुछ वेस्ट नहीं निकलेगा, तो इसे हम 100% एफिशिएंसी बोलेंगे। आप समझ लो भी किसी भी बॉडी की, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस हमें बताता है भी 100% हो सकती है। तो एडियाबैटिक के ऊपर एक बना था, इंजन भी बना था, कारनॉट इंजन, लेकिन वो थ्योरेटिकली रह गया, एक्चुअल में वो बन नहीं पाया, क्योंकि किसी भी इंजन से वेस्टेज तो निकलनी है। जैसे आप बाइक पे जाते हो और आपने 1 लीटर पेट्रोल से आपकी जो बाइक 80 किलोमीटर चलती है, तो 20 का लॉस हो गया, 100 चलनी थी, तो वो उसकी एफिशिएंसी है। तो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वर्क इज़ डन एंड नो हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री इज़ नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ईजिली आपको समझ आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है, मतलब जिसमें हीट एनर्जी ना तो रिसीव करे ना सराउंडिंग में छोड़े, 100% एफिशिएंसी है, लेकिन हीट एनर्जी के बिना काम भी नहीं होगा। तो हीट एनर्जी काम कर रही है अपना, धीरे धीरे कर रही है, ऐसे जो उसकी वॉल्स है वो इंसुलेटेड है, उसे पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो डायग्राम है, पी वी लैम्डा कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर लैम्डा आ जाती है जब हम आइडियाबैटिक को सॉल्व करते हैं, इसके डेरिवेशन को। जैसे हीट ट्रांसफ़र हमारे पास 0 है, Q12 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, Q12 इज इक्वल टू W12 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, तो ये तो 0 आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, MCV T2 माइनस T1, और वर्क डन क्या है, PdV। तो इस डेरिवेशन को हम अब सॉल्व करेंगे। तो ये डेल्टा यू वाली डेरिवेशन कहाँ से आई, हमारे फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम से हमारे पास है ये। ठीक है, तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू की 2-3 इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का निशान पहले ही था आगे, क्योंकि Q12 माइनस W12 था, तो Q तो 0 हो गया, फिर माइनस एज इट इज़ रह गया। तो हमारे पास ये आ गया MCV T2 माइनस T1, तो PdV हमारा ऐसा रहेगा, और माइनस हमने दूसरी तरफ ले आए, तो PV इज इक्वल टू आ गया हमारे पास MRT। तो P इज इक्वल टू MRT अपॉन V, तो ये हमारा एक गैस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू MRT, आपने पढ़ा ही होगा ये। और हमने P की वैल्यू फिलअप की, हमारे पास आ गया MRT अपॉन V, dV आ गया इज इक्वल टू माइनस MCV dt। तो dt अपॉन T, ये dt अपॉन T रह गया हमारे पास इक्वल टू माइनस R अपॉन CV इंटू dV अपॉन V। तो हमारे पास आ गया R की वैल्यू आ गई CP माइनस CV, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो R अपॉन CV
तो दो बोथ डिवाइडिंग बाय सी वी कर दिया हमने, कर सकते हैं। सी पी अपॉन सी वी माइनस वन, सी पी अपॉन सी वी वन को हमने दे दिया लैम्डा, जो हमारे पी वी लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो लैम्डा माइनस वन आ गया हमारे पास। पुटिंग द वैल्यू आर अपॉन सी वी इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 नहीं सॉरी 7th और 6, वी गेट डी टी। जैसे 7th और 6th इक्वेशन देखें हम, तो ये हमारी ये 7 इक्वेशन है और ये हमारी 6 इक्वेशन है। तो इसमें हमने अपनी वैल्यू पुटअप की, तो हमारे पास ये आ गया डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस द लैम्डा माइनस वन, ये ब्रैकेट में डी वी अपॉन वी। तो इंटीग्रेशन कर दी बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करने से जब हमारे पास डिवाइड में टर्म हो तो हम लॉग लिख सकते हैं, लॉग में आ जाती है टर्म। यहाँ पर भी आ गया लॉग ई टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस वन लॉग ई वी टू अपॉन वी वन। तो टी टू अपॉन टी वन, तो और लॉग को हटाने के लिए हम ये वाली जो लॉग के आगे टर्म होती है उसको फिर ऊपर ले जाते हैं, वी टू अपॉन वी वन माइनस लैम्डा माइनस वन। तो हमारे पास आ गया यहाँ से टी टू अपॉन टी वन, और इस माइनस के चक्कर में हमने क्या किया, फिर वी को ऊपर ले आए, उल्टा कर दिया उसे, ठीक है। तो वी वन अपॉन वी टू आ गया और माइनस हट गया, तो आ गया लैम्डा माइनस वन आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट डेरिवेशन आगे चल रही है, टी वी लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है फ्रॉम गैस इक्वेशन से हमारे पास वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू है पी टू अपॉन पी टू टी वन पी वन टी टू, ठीक है। टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्या है, हमने वी वन अपॉन वी टू की ये वैल्यू फिलअप कर दी, तो लैम्डा माइनस वन आ गया हमारे पास। टी टू अपॉन टी वन इंटू, और ये वाला टी वन अपॉन टी टू उस तरफ चला गया, टी टू अपॉन टी वन लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू आ गया पी टू अपॉन पी वन लैम्डा माइनस वन। तो आप देख रहे हो टी टू अपॉन टी वन की पावर आ गई लैम्डा इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर आ गई लैम्डा माइनस वन। तो हमारे पास आ गया ये फॉर्म, हम लैम्डा को इस तरफ ले गए, लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा। तो ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट हमने वो वैल्यू फिलअप कर दी और किसके ऊपर रख दी, वी वन अपॉन वी टू के लैम्डा माइनस वन के, पी टू अपॉन पी वन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा, लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ एक लैम्डा बच गया। तो पी वी लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया हमारे पास। तो वर्क डन क्या हुआ फिर इसमें, पी डी वी, तो पी वन वी वन हमारा क्या है लैम्डा उसकी पावर है, तो पी वन वी वन लैम्डा अपॉन लैम्डा लॉग ई, हमारे पास ये फार्मूला आ गया, डबल वर्क डन आ गया पी वन वी वन लैम्डा अपॉन वी की लैम्डा डी वी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो आपने जो मेन याद रखना है वो ये वाला फार्मूला है इसका, ठीक है। इस डेरिवेशन को आप आगे सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, कॉपी के ऊपर नोट करके जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो वर्क डन हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आई है फार्मूले से, इट शुड बी नोटेड दैट ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, सो द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हम उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है, और जो वर्क डन होता है वो स्मूथली होता है, कम से कम लॉस होते हैं उसमें। In order to make the adiabatic process reversible isentropic, the following conditions must be follow. The process should be frictionless, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। No heat should be transfer, अगर फ्रिक्शन होगी तो हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट नहीं ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। वर्क शुड बी डन बाय गैस और ऑन दी गैस, लेकिन उसने बोल भी दिया इन रियल प्रैक्टिस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऐसे पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो निकल कर आया है एडियाबैटिक प्रोसेस से। तो यहाँ पर हमारा पी वी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पर है पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, वन हो सकता है, जैसे आप नीचे देख रहे हो। अगर एन हमारा ज़ीरो है तो पी कॉन्स्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है हमारा। अगर एन इन्फिनिटी है तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारी। अगर एन वन है तो हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर पी वी की पावर लैम्डा एन लैम्डा के इक्वल है तो हमारा वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस।
मतलब जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें अगर हम जैसी एन की वैल्यू फिलअप करेंगे, एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, एन की वैल्यू जो भी फिलअप करेंगे तो हमारे पास जो प्रोसेस आएगा वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ठीक है, तो ये इसका ये जो डेरिवेशन एन की वैल्यू फिलअप करने से सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। जैसे आप पढ़ रहे हो, दी एक्सपेंशन ऑफ गैस इन परफेक्ट वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं अपने माउथ के साथ तो गुब्बारा एक्सपेंड हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। जितनी हवा भरती जाएंगे उतना ही वो एक्सपेंड होता जाएगा। उसी तरह हमारे पास ये सिंपल सिस्टम है। हमारे पास क्या है, लेट ए सिस्टम ए कंटेन ए गैस एट सम प्रेशर पी while the other system B having the common boundary with the system A is perfectly evaluated. No gas is present there. When common boundary gets punctured, the gas expand in B to acquire the volume without any restriction, so is called the unrestricted flow. जैसे हमारे पास ये दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, और उनकी कॉमन बाउंड्री है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए सिस्टम में गैस फिल्ड अप है, फुल भरा हुआ है गैस के साथ, और बी सिस्टम पूरा एम्प्टी है, उसमें कोई गैस नहीं है, और इसकी जो बाउंड्री फ्लेक्सिबल है। अगर हम इसकी बाउंड्री को हटा दें तो ए की गैस मूव कर जाएगी बी में, तो पूरे दोनों सिस्टम में बराबर फैल जाएगी गैस। लेकिन उसमें कुछ चेंज तो नहीं आया ना, चेंज सिर्फ ये आया भी गैस को एक्सपैंड होने के लिए वॉल्यूम मिल गई, तो वर्क डन हो गया। वॉल्यूम मिल गई, वॉल्यूम चेंज हो रही है तो वर्क डन मिल गया उसे। ठीक है, तो उसी तरह इससे हम ये समझ सकते हैं भी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, क्या अब हम इस गैस को दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं ए सिस्टम में? नहीं कर सकते। अगर हम दोबारा बाउंड्री डालेंगे, गैस आधी गैस इधर रह जाएगी, आधी ए में रह जाएगी, आधी बी में रह जाएगी, उसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना। कैसे हम उसको दोबारा ए में इकट्ठा करेंगे? एक बार जो वर्क डन हो गया वो रिवर्सेबल नहीं हो सकता थर्मोडायनेमिक में, उसमें कोई ना कोई चेंज आएगी, फ्रिक्शन होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मेन समझाने का मतलब है फ्री एक्सपेंशन का, जो थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो है, इरिवर्सेबल है। उसमें जो वर्क डन हो गया उस वर्क डन को आप दोबारा उसी हीट एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने लकड़ी का टुकड़ा जलाया तो जलने के बाद कोयला बन गया उसका, लेकिन दोबारा लकड़ी का टुकड़ा तो नहीं बनेगा ना, तो वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसे हम फ्री एक्सपेंशन बोल सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, दी प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सेबल, सो द चेंज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन थर्मोडायनेमिक प्लान। Thus work done cannot be evaluated by delta PdV. In actual, no work is done by the system or on the system, as there is no resistance to overcome. Also, heat exchange with the surrounding is zero. From first law of thermodynamics, delta Q minus delta W is equal to delta U. Delta U जीरो है हमारी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो PV रिमेन कांस्टेंट, सो एंथैल्पी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो फ्री एक्सपेंशन से आपको समझ आ गया होगा थर्मोडायनेमिक के वर्क डन के बारे में भी। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या है, जैसे हमारी नोज़ल होती है, नोज़ल के तीन पार्ट होते हैं, कन्वर्जेंट, डिवर्जेंट। ठीक है, दो मेन पार्ट होते हैं नोज़ल के। और उसी तरह थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या है, एक इरिवर्सेबल प्रोसेस है। जैसे आप स्टडी करोगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज एन इरिवर्सेबल स्टेडी फ्लो एक्सपेंशन प्रोसेस इन विच परफेक्ट गैस इज एक्सपैंड थ्रू एन ऑरिफाइस ऑफ ए वेरी स्मॉल मिन्यूट, मतलब स्मॉल डिमेंशन और स्लाइटली ओपन वाल्व एज शोन इन फिगर। गैस यहाँ से आ रही है और इस तरफ जा रही है, और ये स्मॉल ऑरिफाइस है, मतलब उसका एरिया हमने डिक्रीज़ कर दिया वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर एरिया डिक्रीज़ किया है तो फिर क्या होगा, गैस को आगे जाने में प्रॉब्लम आएगी, उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज़ होगा, स्मॉल एरिया में से निकलेगा तो उसमें हीट एनर्जी आएगी। हम आगे स्टडी करते हैं। जैसे ड्यूरिंग एक्सपेंशन देयर अकर ए फॉल इन प्रेशर ऑफ गैस, तो क्या हुआ, जब स्मॉल एरिया से निकलेगा उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। एंड इट शुड कम आउट विद लार्ज वेलोसिटी, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम क्या पढ़े हैं भी, जो हमारा प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। वेलोसिटी हमारी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन
उसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज होगी, बट देयर इज़ नो कंसिडरेबल चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन गैस एंड वॉल्स ऑफ ऑपरेटर्स। लेकिन हम नोज़ल का यूज़ करते हैं। नोज़ल में क्या होता है, अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो तो वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है फ्लूइड की, वो आप आगे पढ़ोगे। तो फिर क्या हुआ, फ्रिक्शन आ गई, तो फ्रिक्शन ने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। पाइप में गैस की पहले कौन सी एनर्जी थी, किनेटिक एनर्जी। द किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू हीट द गैस to its initial temperature. In the process, no heat is supplied and rejected, hence work done is zero. ना तो हीट सप्लाई की ना रिजेक्ट की, सिर्फ हमने पाइप में से गैस निकाली, तो उसमें हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म चेंज होगी, किनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी हो गया हमारे पास। तो द अबव प्रोसेस वी से थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा इससे। तो आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।